गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहनों। मैं अनिल कुमार, आपका शिक्षक साथी। आज काफ़ी लंबे समय बाद आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर में। प्यारे बच्चों, आज हम अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा तथा नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 9 के प्रवेश के लिए विज्ञान विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वीडियो कुछ दिक्कत हो ब्राइटनेस में वगैरह में, तो आप सुन के काम चला लीजिएगा। टॉपिक का नाम है फाइबर्स एंड प्लास्टिक या रेसे और प्लास्टिक। रेसे व प्लास्टिक विज्ञान विषय एनसीईआरटी किताब में ये लगभग तीसरा या चौथा चैप्टर है। इसमें से एमसीक्यू छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। आप इनमें से प्रश्नों को नोट करते जाएं, लिखते जाएं। पहला प्रश्न है, कृत्रिम रेसे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, कृत्रिम रेसे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो बच्चों, फाइबर्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर एंड नेचुरल फाइबर्स। जो प्राकृतिक रेसे होते हैं उनको प्राकृतिक रेसे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, होने वाले रेसों को प्राकृतिक रेसे कहते हैं, और जो प्रयोगशाला में बनाया जाए उनको कृत्रिम रेसे कहते हैं। तो ये मूल अंतर है प्राकृतिक रेसों और कृत्रिम रेसों में। तो इसमें पूछा गया है प्रश्न कि कृत्रिम रेसे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर है प्रयोगशाला विधि से, या प्रयोगशाला में इन्हें तैयार किया जाता है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के संयोजन से। प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेयान कैसा रेशा है तथा ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? रेयान कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बच्चों, मैं आंसर बता दूं। रेयान एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी एक कृत्रिम रेशा है प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाला। लेकिन ये वुड पल्प से, यानी लकड़ी की जो लुगदी होती है, लकड़ी की जो लुगदी या वुड पल्प जो होता है, वुड पल्प बनाने का तरीका है लकड़ी को पीसकर एक लसलसा पदार्थ तैयार किया जाता है जिसे वुड पल्प बोलते हैं। उसी से रेयान बनाया जाता है। इसको हम सिंथेटिक रेशम भी बोलते हैं, यानी कृत्रिम रेशम कहा जाता है रेयान को। सबसे अच्छा फाइबर माना जाता है। आगे लिखिए अगला क्वेश्चन, पैराशूट किसके बनाए जाते हैं? अधिकतर परीक्षा में आया ये क्वेश्चन। पैराशूट कौन से फाइबर के बनाए जाते हैं? तो पैराशूट बनाए जाते हैं नायलॉन की। ये सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, तनने की शक्ति इसमें सबसे ज़्यादा होती है, नायलॉन। रेसे मुख्यतः बच्चों धागों को जोड़कर तैयार किए जाते हैं। तो कुछ धागे प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं, कुछ प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। उन्हीं को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आर्टिफिशियल रेसे और नेचुरल रेसे तैयार किए जाते हैं। तो पैराशूट जो आप जानते हैं, पैराशूट होता है हवाई जहाज से जंप लगाने के लिए, या एयरक्राफ्ट से ऊपर से कूदते हैं फौजी या कोई भी लोग, ऊंचाई से अधिक ऊंचाई से कूदने के लिए हवा के ड्रैग के द्वारा ज़मीन पर पहुंचना, उसके लिए जो एक युक्ति काम आती है उसको पैराशूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैट क्या है? व्हाट इज पैट? PET क्या है? तो PET दो शब्दों के संयोजन से बनी है, पॉलिएस्टर पॉलीथीन प्लस एस्टर, पॉलीथीन और एस्टर दोनों के मिलने से बनता है पॉलिएस्टर या PET। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? अधिकतर परीक्षा में प्रश्न आता है।
व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? तो इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ोगे बच्चों तो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं? प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? तो प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर एक थर्मोप्लास्टिक, नंबर दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये दो प्रकार की प्लास्टिक होती हैं, अब इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण पदार्थ किन्हें बोलते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? देखो ये टर्म बहुत जरूरी है, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में मिलकर जल्दी ही डिकम्पोज हो जाए या नष्ट हो जाए या मिट्टी हो जाए। मिट्टी में मिलकर जो पदार्थ जल्दी मिट्टी हो जाए वे बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं या जैव निम्नीकरण बोलते हैं। जिनको बायोलॉजिकल बैक्टीरिया जो होते हैं जल्दी से नष्ट कर दें, वे कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक की उत्पत्ति कब हुई? प्लास्टिक की उत्पत्ति कब हुई? आंसर देखिए, सन 1901 में हेनरिक बॉकलैंड वैज्ञानिक ने साइंटिस्ट थे हेनरिक बॉकलैंड, उन्होंने प्लास्टिक की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संयोजन से क्या बनता है? कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है ये विभिन्न प्रकार की। तो बच्चों इससे बनता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट ऐसा प्लास्टिक है बच्चों जो प्लग, बोर्ड, कुकर हैंडल, काले रंग के जितने भी हत्थे बर्तनों में लगे आते हैं मोस्टली ब्लैक कलर के, वो सब बेकेलाइट के बने होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। ठीक है, कि एक बार जलने के बाद दोबारा इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, पॉलीमर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? पॉलीमर का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? देखो पॉलीमर छोटे छोटे टर्म से मिलकर बनाया मोनोमर से। मोनोमर्स जो होते हैं वो मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठा होकर पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर का प्रयोग किया था सबसे पहले 1833 ईस्वी में जॉन बर्जीलियस ने।
1833 ईस्वी में जॉन बर्जीलियस ने पॉलीमर का प्रयोग किया था। आगे देखेंगे। पॉलीथीन सर्वप्रथम कब बनाई गई थी? पॉलीथीन कब बनी? तो पॉलीथीन बनी थी बच्चों आपकी 1965 में गुस्ताव लेथिन द्वारा। वैज्ञानिक थे गुस्ताव लेथिन, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का सबसे पहला जैविक राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे पहला जैविक राज्य कौन सा है? आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा के बाद नंबर आता है इसका, और ये पहला बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है इसको, ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। और सिक्किम भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल से। ध्यान रखिएगा, सिक्किम कई मामलों में विशिष्ट है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सन 2018 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था? आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमदन आंचल यानी बर्फ का घर, इसको हम संज्ञा देते हैं बर्फ के घर की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, टूरिस्ट प्लेस है, और शिमला के पास है कुफरी। क्या है? कुफरी। यहाँ आलू अनुसंधान संस्थान पाया जाता है सोलन में। सोलन भी हिमाचल में ही है। सोलन में पाया जाता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सोलन, हिमाचल प्रदेश, शिमला में पाया जाता है। 2018 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बनाता है हिमाचल प्रदेश, जो पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त है। अगला देखिए क्वेश्चन, सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? सबसे मजबूत कृत्रिम रेशा कौन सा है? सबसे मजबूत कृत्रिम रेशा है आपका नायलॉन। इसी के पैराशूट बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। मजबूत है इसीलिए एयर को कंट्रोल कर लेता है इस तरह से। ये बना होता है नायलॉन का, ठीक है। आपने पैराशूट देखा होगा, ऊपर से कूदते हैं तो खुल जाता है, इसमें हवा भर जाती है, हवा के प्रेशर से धीरे धीरे रिलीज होता है और हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं। अगला देखें, मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। व्हाट इज मेलामाइन? मेलामाइन क्या है? यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है 3R से क्या मतलब है? व्हाट इज 3R? 3R से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो देखो 3R में पहली R, दूसरी R और तीसरी R। पहली होती है रीयूज, दूसरी होती है रिसाइकल,
और तीसरी होती है रिड्यूस, यानी नष्ट करना, रिड्यूस। रीयूज माने पुनः इस्तेमाल, पुनः इस्तेमाल। रिसाइकल माने पुनः चक्रण, और रिड्यूस माने समाप्त करना। देखिए हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम पुनः इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे प्लास्टिक के डब्बे हैं, कोई पैकिंग है, भट्टे की पैकिंग है, कुछ कपड़े लाए हम डब्बा, उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। पुनः चक्रण उन पदार्थों को होता है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं, सिल्वर कैंस होती हैं, बियर की कैंस होती हैं, ये सब रिसाइकलेबल मटेरियल होता है। अलग अलग देशों में इसके डस्टबिन्स अलग होते हैं, हमारे भारत में ये सुविधा नहीं है। अन्य देशों में रिसाइकिल बिन्स अलग होते हैं और रिड्यूस बिन अलग होते हैं। तो और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम नष्ट कर देते हैं, जैसे कागज़ या हल्का कचरा जो होता है उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये तीनों आर उसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये 3R क्या है, समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किचन के डब्बे किसके बने होते हैं? किचन के जो डब्बे होते हैं बच्चों, डब्बे या अधिकतर किचन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी बर्तन या जो प्लास्टिक दिखता है वो बेकेलाइट होता है। क्या होता है? बेकेलाइट। ये थर्मोसेटिंग होता है, इसमें हीट आगे ट्रांसफॉर्म नहीं होती और हीट जो है कंडक्ट नहीं होती आगे की ओर, इसलिए इसका इस्तेमाल किचन में किया जाता है। अगला, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है। नायलॉन देखो बार बार आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, नायलॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नायलॉन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो वीडियो छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ मैं, इसको पूरा देखिएगा। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोनों प्रकार के पेपर्स में ये जरूर आने चाहिए और आएंगे। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मंडल अलीगढ़ के फॉर्म आ चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो अपने श्रम विभाग हाथरस में जाकर, जो हाथरस जनपद के वो हाथरस में, जिस भी जनपद के हैं, चारों जनपद में से कासगंज, एटा, अलीगढ़ और अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, चारों जनपद के जो श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग का जो ऑफिस होता है, वहाँ जाकर आप ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका वीडियो मैं कल प्रेषित करूँगा, क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे करनी है। स्पेशली उन परिवार के बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो अनाथ हैं बच्चे और जिन पर अनाथ होने का सर्टिफिकेट भी है, और ऐसे बच्चे जो जिनके पिता के पास लेबर कार्ड है, यानी श्रम विभाग द्वारा जारी किया हुआ श्रमिक कार्ड। यहाँ पर ई श्रम कार्ड की बात नहीं चल रही है बच्चों। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सर ई श्रम कार्ड की बोल रहे हैं, जो कि प्लास्टिक का बना होता है छोटा सा। 2020 से नवंबर 2024 तक के बीच का, लास्ट नवंबर 2024 तक का कार्ड माना जाएगा। 3 साल तक होना चाहिए। 3 साल से बाद का, यानी 2020 में जारी हुआ हो या 2021 में जारी हुआ हो, ये चीज़ स्पेशली देख लीजिएगा कि बिना श्रम कार्ड के आप इस आवेदन फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। श्रम कार्ड और दूसरी जरूरी चीज़ है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसको भी बनने में समय लगता है। तो जिन बच्चों के पास श्रम कार्ड है, जिन भी माता पिता के पास श्रम कार्ड है, वो अपने पेरेंट्स से, मेरा जो नंबर है मैं अपना लिख दे रहा हूँ नंबर, मेरे से पर्सनली संपर्क कर लें, मैं उन्हें बता दूँगा। 9675 75 0076 82 186 51 305। ये दोनों नंबर मेरे हैं। ये व्हाट्सएप वाला नंबर है और ये कॉल वाला है, ठीक है। तो दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पर फ़ोन करके मुझे कभी भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या क्या लगेगा, हम कहाँ से बोल रहे हैं, किसी भी जनपद से हो आप, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल का लिंक भी हम आपको भेजेंगे, तो आप उससे सब्सक्राइब कर लें और आप
अच्छे से ढंग से तैयारी कर सकें। इससे पूर्व पिछले सेशन में हमने 8 बच्चों को परीक्षा भराई थी कक्षा 9 के लिए, और 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। कुछ कारणवश कुछ बच्चे उसमें नहीं जा पाए, भाग आए, या उसको उन्हें असुविधा हुई तो नहीं पढ़ पाए। तो हमारा 100% रिजल्ट रहा है पिछले साल सत्र में, मेरा और गौरव जी का। और इस साल भी हम पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं कक्षा 9 के नवोदय के बच्चों की तैयारी के लिए और अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी के लिए। अगर बच्चों की संख्या ठीक ठाक हो जाती है 20 या 30, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको पढ़ाने के लिए एक नया बैच स्टार्ट करूँगा स्कूल टाइम के बाद, जैसा कि हम NMS की तैयारी की थी। तो आप जल्दी से कंसल्ट करें और पढ़ते रहें और मुझसे जल्दी ही संपर्क करें। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ कमी है, कौन सा सुधार करना है, क्या करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विज्ञान के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।